Hello all of you. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हम अपनी पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये हम यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है प्रोबेबल एरर के लिए। तो हमारा डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है, आप लर्न कर लीजिए, 0.67451 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में रूट एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैचिंग लिस्ट यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, दैट इज़ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ही हम फाइनेंशियल अकाउंट भी बोलते हैं। तो यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जाएंगी। ओके, जितना भी फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कंट्री की जो भी चेंज आ रहा है वो जाएंगी कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद हमारा है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, इसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जाती हैं, चाहे वो दो कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में हो रही हो, या फिर कंट्री के रेजिडेंट और कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में हो रही हो, या कंट्री के रेजिडेंट्स और दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में हो रही हो। तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ए कंट्रीज रेजिडेंट एंड द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज़। अभी यहाँ पर है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल अकाउंट होता था वो मैंने करवा दिया। अब करंट अकाउंट के अंदर तीन चीज़ें जाएंगी, दैट इज़ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिवर्सल ट्रांसफ़र। विजिबल आइटम्स में क्या होता है, गुड्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, इनविजिबल में सर्विसेज से रिलेटेड, और यूनिवर्सल ट्रांसफ़र में आता है जो एक साइड से ट्रांसफ़र हो रहा हो, जैसे हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है यूनिवर्सल ट्रांसफ़र। तो इसमें हमारा ये हो जाएगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज भी यहाँ आएंगे क्योंकि विजिबल और इनविजिबल में आ गए वो, और यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज, राइट। लास्ट हमारा बचता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जो भी हमारा गुड्स, जो हमने विजिबल में गुड्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करा होगा उसकी वैल्यू, तो ये हमारी इससे मैच हो जाएगी, वैल्यू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री। ओके, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी कॉस्ट क्या आती है, काफ़ी हाई आती है। तो ये यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज पॉइंट जाएगा, ना कि एडवांटेज। तो इन्होंने नॉट एडवांटेज पूछा था, तो हाई एक्विजिशन कॉस्ट में हम लिख देंगे, बाकी की तीनों इसकी क्या होंगी, एडवांटेज होंगी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है, कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए, कंबाइंड लिवरेज में हमारा क्या रिलेशनशिप आता है, कंबाइंड लिवरेज में हमारा रिलेशन आएगा सेल्स और अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज निकलता कैसी है, फाइनेंशियल लिवरेज इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज। जब हम फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज में हमारा रिलेशन आता है सेल्स अपॉन में EBIT का, राइट, सेल्स अपॉन में EBIT। और फाइनेंशियल लिवरेज में हमारा जो आता है वो आता है EBIT अपॉन में EBT का, दैट इज़ EBIT अपॉन में EPS भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है फाइनेंशियल लिवरेज का, राइट। और ये हमारा होता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लिवरेज का। और ये हमारा जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कंबाइंड लिवरेज का, दैट इज सेल्स इनटू EPS। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 23, जो कि कह रहा है, गिवन बिलो द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। एजर्शन कहता है, डेटाबेस एग्जिस्ट इन मार्केटिंग सेगमेंटेशन, स्पेशली बिहेवियर सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग लॉयल्टी सेगमेंट, राइट। तो डेटाबेस किस में हेल्प करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करने में हेल्पफुल होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। रीज़न कह रहा है कि कौन सा मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस हैव बिकम एन एसेट फॉर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। हाँ जी, बिल्कुल, कि ये
एक एसेट है जो कि हमारे लिए एसेट का काम करता है, जो कि क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर के एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। तो ये बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट, एजर्शन रीजनिंग दोनों ही ट्रू है और रीज़न जो है वो एग्जैक्टली डिफाइन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें लिस्ट 1 और 2 गिवन है और हमें मैचिंग करनी है इसमें। तो देखिए टाइप ऑफ इंटरव्यू गिवन है एक साइड पर। फर्स्ट है स्ट्रक्चर, सेकंड है अनस्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में जो होता है हमारे वैलिड रीजंस, वैलिड रिजल्ट्स आएंगे हमें। इट इज़ यूजफुल फॉर वैलिड रिजल्ट। जब हम सेम क्वेश्चनिंग अपने 2 या 3 एप्लीकेंट से कर रहे हैं तो हम उनका रिजल्ट क्या कर पाएंगे? कंपेयर भी कर पाएंगे। उसके बाद होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड हमें कहता है कि हम उनसे पर्सनल उनके क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, उनकी इन डेप्थ नॉलेज के लिए, जिसका आंसर वो हर अकॉर्डिंगली अपने स्किल, एप्लीकेंट अपने स्किल और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो हमें उसका आंसर देंगे। तो इसका हम मैच कर देते हैं। यूजफुल व्हेन द इंटरव्यूअर ट्राई टू प्रोब द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट टू एनालाइज वेदर दे आर फिट फॉर द जॉब और नॉट। उसके बाद होता है मिक्स्ड क्वेश्चनिंग, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें हम कंपेयर भी कर पाएंगे रिजल्ट को और इन डेप्थ उनकी नॉलेज भी ले पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर वो कैसा बिहेव करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक अप्रोच दैट इल्ड कंपेयरेबल रिजल्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी है और इन डेप्थ इनसाइट भी मिलेगी कि पर्सनली वो क्या सोच रहे हैं, वो फिट है या नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। लास्ट है बिहेवियरल टाइप ऑफ इंटरव्यू में क्या होगा? इसमें हम एप्लीकेंट की रीजनिंग, उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ देखेंगे कि एक बंदा एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, किस अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है और कैसे वो बिहेव कर रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में क्या है? 25 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। तो रिमेंबर इसमें ये पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इंटरनेट यूजीसी नेट में कि नॉट ट्रू टाइप की। तो फर्स्ट है ताकि क्या हो, एप्लीकेंट्स जो कैंडिडेट्स होते हैं थोड़े कंफ्यूज रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ड्यू फॉर पेमेंट विद इन ए ईयर शुड बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। तो ये सब हमें पता है कि लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो ड्यू हो जाती है पेमेंट के विद इन ईयर में उसको हम करंट लाइबिलिटी मानते हैं, राइट। जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो हमें विद इन 1 ईयर ही पे करनी होती हैं, तो वो ड्यू हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल इज़ बेटर कॉस्ट ऑफ सेल इज़ अ बेटर न्यूमिनेटर देन सेल्स वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक टर्नओवर का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो कह रहे हैं कि न्यूमिनेटर क्या होता है, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाती है हमारी। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर। अब देखो डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इससे कम ही होएगी, तो ये भी यहाँ पर डिक्रीज की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो डिक्रीज हो जाएगी डेब्ट इक्विटी रेशियो। मैं ये रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, दिख जाए चीज़ें। लास्ट ऑप्शन कहते हैं हायर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट हायर प्रॉफिट। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर ऑपरेटिंग रेशियो हाई होएगी तो हायर प्रॉफिट नहीं होगा, हायर एक्सपेंस होंगे, ठीक है। हमारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएंगे और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने हायर प्रॉफिट को क्या कह दिया? प्रॉफिट को हाई कह दिया, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग पर बेस है। एजर्शन कहता है देयर एग्जिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फॉर्म इफ दिस एंकर्स लॉसेज। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर कोई भी फॉर्म लॉसेज में है तो उनकी प्रोडक्शन क्या होएगी? देयर एग्जिस्ट, उनकी जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस कैपेसिटी में होगी, मतलब ज़्यादा होएगी, बच जाएगी। रीज़न कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन लेवल हैज़ टू रिमेन बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। पहले आप देख लीजिए इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल होता है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के क्या आए? इक्वल आए। दोनों की कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या आए? जहाँ पर इक्वल आएगी वो होती है इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। तो कह रहे हैं उनको अपने प्रोडक्शन लेवल को क्या रखना चाहिए? हैज़ टू रिमेन बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। हाँ जी, उनको बिल्कुल ही लॉस के टाइम पर अपने प्रोडक्शन लेवल को क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। तो एजर्शन और रीजनिंग दोनों ही ट्रू है और ये राइट एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर 4th हो जाएगा, राइट। अब हम मूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 7P। 7P में कौन से मार्केटिंग मिक्स में 7P में कौन सा इनमें से P इंक्लूड नहीं है? तो फर्स्ट ये सब आपको पता ही होगा, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट
प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में आप सब जानते हो। उसके बाद 3 पी नए थे जो कि है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस जो कि थे। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस थे, लेकिन पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं होगा, तो पॉलिटिक्स इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दैट इज 3:2, जिसमें इन्होंने एक्स को बुलाया है 1/3 शेयर के लिए। और अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है ए एंड बी की। तो 1/3 शेयर के लिए निकाला है तो हम लेट कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट 1 है। अब 1 में से 1/3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3 बच जाएगा। और अब यही 2/3 ओल्ड पार्टनर्स में दैट इज़ ए और बी में, जिनकी रेशियो 3:2 थी, उनमें डिवाइड हो जाएगी। तो 2/3 इंटू 3:2 था, तो ये 3/5 हो जाएगा, राइट। इसको 2/3 का 2/5 रेशियो मिलेगा, 2/3 का 2/5 पार्ट मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास 6:4:5 रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 194 IB। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आता है 194 IB पे, IB सेक्शन का, इनकम टैक्स का, ये 194 IB। इसमें कहते हैं कि इनकम टैक्स 1961 एन इंडिविजुअल और HUF हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी रेंट शेल डिडक्ट इनकम टैक्स फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इफ द रेंट एक्सीड। तो ये अमाउंट आपको याद करना होगा, अगर रेंट कितने से ज़्यादा एक्सीड करता है तो 50,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। मतलब अगर इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो अमाउंट कितना है, 50,000 है ये पर मंथ के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30th है इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ए मैनेजमेंट is the role of the workers council. It is not just advisory but the management under a moral obligation to acknowledge, accept and implementation. यहाँ पर मैनेजमेंट की moral obligation हो जाती है कि वो वर्कर से, एम्प्लॉई से अपना क्या ले, डिसीजन ले और उसको एक्सेप्ट भी करे, इम्प्लीमेंट भी करे। ओके, तो ये होता है एसोसिएटिव पार्टिसिपेट में, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन पे ये चीज़ होती है। और जो ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी शेयर, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कंसल्टेटिव में क्या होता है, सिर्फ एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉई से सिर्फ कंसल्ट करता है डिसीजन को लेकर, बट इट इज़ ऑन मैनेजमेंट, इट इज़ ऑन एम्प्लॉयर कि वो उस चीज़ को फॉलो करे या फिर ना करे। बट इन एसोसिएटिव हम उनके डिसीज़न लेते भी हैं, हम उनसे कुछ भी डिसीज़न लेंगे भी और उनको अप्लाई, मैनेजमेंट उनको अप्लाई भी करेगी, जो हमारा एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा था, राइट, कि उन्हें सिर्फ डिसीज़न लेने ही नहीं है बल्कि उनको एक्सेप्ट करके और इम्प्लीमेंट भी करना है। तो वो हमारा एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में हो जाएगा। बाकी मैंने ब्रीफ एक्सप्लेन करा है, चारों पॉइंट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांड्स इन ए कैटेगरी। अगर हम मल्टीपल ब्रांड्स को इंक्लूड करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं होती है। तो फर्स्ट है अट्रैक्टिंग कंज्यूमर सीकिंग वेराइटी हु मे अदरवाइज है स्विच टू अनदर ब्रांड। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्या होएगी, नॉट ट्रू होएगी या ट्रू होएगी, ये चीज़ ट्रू होएगी, क्योंकि अट्रैक्टिंग इससे क्या होगा, जो कस्टमर जो है अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास कई सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। अगर ये चीज़ ना होती तो वो कहीं और स्विच कर जाते, तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। अगला है यील्डिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मर्केंडाइजिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम मल्टीपल ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये सब की चीज़ की, एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, सेल की, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये चीज़ भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन पे हमें कहते हैं कि इंक्रीजिंग सेल्फ प्रेजेंस एंड रिटेलर डिपेंडेंसी इन द स्टोर, तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन लास्ट में कहते हैं कि इंटरनल कंपटीशन विद इन द फर्म डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ये चीज़ ट्रू नहीं है, ये चीज़ फॉल्स हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें इंटरनल कंपटीशन विद इन द फर्म डिक्रीज ना होकर बल्कि इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इट इज़ नॉट ट्रू। लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी, ठीक है, जिसमें 2 इंस्टीट्यूशंस निकल कर सामने आई थी, दैट इज़ IMF एंड IBRD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिनके दोनों की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, वाशिंगटन DC में है दोनों की ही, क्योंकि सेम डे पर ही आए थे, तो दोनों की वाशिंगटन DC में और सेम डेट पे ही आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 जो कि मैचिंग वाला है,
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि फर्स्ट लिस्ट में एनपीए दे रखा है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको हम तब करते हैं कि कोई भी एसेट नॉन परफॉर्मिंग है जब उनकी 90 डेज से वो हमें कुछ भी वहाँ से कुछ पेमेंट नहीं हो रही हो तो। ओके, लोन एंड एडवांसेस नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज, जब उनसे हमें उन एसेट से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, 90 डे तक उस पर कोई भी रिलेटेडली पेमेंट नहीं आ रही है, तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान ली जाएगी वो। इसके बाद है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और सीआरआर की होती है कैश रिजर्व रेशो। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को हम यहाँ पर इससे मैच कर देंगे, द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। इनको हम लिक्विड एसेट के रूप में क्या करके रखते हैं? डिपॉजिट करवा के रखते हैं, और नाम में ही क्लियर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये कैश रिजर्व रेशो होती है, तो ये ऑब्वियसली कैश की फॉर्म में ही होगी। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, और ये कहाँ पर डिपॉजिट होती है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आरबीआई के पास डिपॉजिट होती है, राइट। लास्ट है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनको जो भी कमर्शियल बैंक को जो भी इंटरेस्ट देना होता है आरबीआई को, तो वो किस रेट पर देते हैं? वो होता है रेपो रेट। और रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, आरबीआई का फंक्शन है ये। ओके, कि रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट का जो भी अमाउंट होता है, जो भी रेट होता है, वो भी आरबीआई हमें बताता है। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल इज नॉट नॉन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखिए, कैपिटल बजटिंग के कई सारे मेथड है, उसमें से एक मेथड होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और उसमें से कौन सी चीज़ नॉन नहीं होती, मतलब हमें क्वेश्चन में खुद निकालनी पड़ती है, वो होता है डिस्काउंट रेट। और ये क्वेश्चन नेट में, यूजीसी नेट कॉमर्स में बहुत बार आ चुका है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कौन सी चीज़ नॉन नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिस्काउंट रेट, जो कि हमें खुद निकालना होगा, इसलिए वो नॉट नॉन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एग्जामिन वेदर द कंपनी इज परस्यूइंग इट्स बेस्ट opportunities with respect to market, product and channel, the purpose of which one of the following type of marketing control। देखिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। क्यों होगा? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में हम हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करके चलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पर भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की, या फिर हम अपने थ्रेट्स को देख कर चलेंगे, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख कर चलेंगे, वीकनेस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वीकनेस, स्ट्रेंथ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, तो ये सारी टर्म्स किससे रिलेटेड है? बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जब भी ये सारी टर्म्स आ जाए तो इट मीन्स आंसर होगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? स्ट्रेटेजी के अंडर आती है, तो ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, आई थिंक ये पहले रह गया होगा, तो हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर होगा हाई एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। शायद ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम 36 से अपनी नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।